हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामीण विकास की दूसरी श्रृंखला। जो पहली श्रृंखला हो चुकी है और वो प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, तो आप अगर उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1831 में। और कहाँ की गई थी? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में की गई थी 1831 में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए 1831 में की गई थी और कहाँ की गई थी? इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है। तो देखिए जो सबसे बड़ी संस्था होती है मालगुजारी की, वो होती है राजस्व परिषद। ठीक है, देखिए इसमें ये सभी लिखा है, तो ये सभी कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसलिए क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी पूछ रहा है। अगर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सब बड़ी होंगी नहीं, तो उनमें से कोई एक ही बड़ी होगी। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, ये सभी देख करके सभी टिक नहीं करना है। तो पूछ रहा सबसे बड़ी अगर पूछ रहा है तो राजस्व परिषद जो है मालगुजारी की सबसे बड़ी संस्था होती है। अगला क्वेश्चन है भूमि की पैमाइश यानी कि नाप का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा विभाग करता है। तो देखो भूमि की नाप ये पैमाइश का कार्य कौन सा का विभाग करता है? तो ये राजस्व विभाग करता है। तो कौन सा विभाग करता है? राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ है। देखिए जो राजस्व परिषद है इसके दो पार्ट हैं, एक है हमारा प्रशासनिक और एक है न्यायिक। जो प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय है वो लखनऊ में है और जो न्यायिक कार्यों का मुख्यालय है वो प्रयागराज में। तो आपको दोनों ध्यान देना है। तो लखनऊ में है प्रशासनिक का और न्यायिक है प्रयागराज में। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। तो आपको ध्यान रखना है 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सन आपको ध्यान रखना है 1947-48 में। देखिए मैं ऑप्शन नहीं बार बार बोल रहा हूँ, जिससे हमारे समय की बचत होगी। तो डायरेक्ट मैं आंसर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था। तो 1947-48 में इनको अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है। देखिए अनुभाग कितने होते हैं और प्रकोष्ठ, तो अनुभाग 19 हैं और प्रकोष्ठ कितने हैं? 14। अगर प्रकोष्ठ पूछेगा तो 14 हैं और अगर अनुभाग पूछेगा तो 19 है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है। तो राजस्व अधिकारी के तौर पर किसको शामिल किया जाता है? तो ये हो गया सहायक कलेक्टर। देखिए सहायक कलेक्टर, लेखपाल, निरीक्षक कानूनगो, तो ये होते हैं सभी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है। तो इन सभी को शामिल किया जाता है, सहायक कलेक्टर को भी, लेखपाल को भी, निरीक्षक कानूनगो को भी, और ये सभी। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भू अभिलेखों को रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास होता है। तो ये जो उत्तरदायित्व की अगर बात करेगा तो ये होता है जिलाधिकारी के पास। किसके पास होता है? जिलाधिकारी के पास। तो भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास होता है? तो जिलाधिकारी के पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल भू लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जनपद में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हरदोई में स्थित है। कौन सा? राजा टोडरमल भू लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान ये हरदोई में स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है। तो देखो राज्य के राजस्व न्यायालय में मेड़बंदी वाला भी किया जाता है, भूमि पर मालिकाना हक वाला भी किया जाता है, भूमि की नीलामी, ये मतलब सभी किए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी कौन होता है। देखिए अगर पूछेगा कि तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी कौन होता है तो तहसीलदार होता है, तहसीलदार। और तहसीलदार से छोटा होता है नायब तहसीलदार। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है। अगर पूछेगा सबसे निचली अदालत किसकी होती है तो ये होती है नायब तहसीलदार की। किसकी होती है? नायब तहसीलदार की जो सबसे निचली अदालत होती है। तो तहसीलदार से नीचे नायब तहसीलदार होता है, तो सबसे निचली अदालत किसकी होगी? नायब तहसीलदार की। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण रखता है कौन।
तो गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखेगा? लेखपाल रखेगा। तो इसका आंसर है लेखपाल। उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? देखिए इसमें भी लेखपाल के द्वारा ही जो है भूमि का हस्तांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? देखिए जो लेखपाल है जो 3 पड़ताल करता है, एक रबी की फसल के बाद, और एक हो गई जायद की, और एक हो गई खरीफ की। तो खरीफ की फसल पड़ताल की जांच जो है 10 अगस्त को करता है, और रबी की पड़ताल की जांच करता है वो 1 जनवरी को। तो इसको ध्यान रखना, रबी की पड़ताल की जांच 1 जनवरी को करता है और खरीफ की पड़ताल 10 अगस्त को। और जो जायद है तो जायद को आपको ध्यान रखना है 1 मई। जायद को क्या ध्यान रखना है? 1 मई आपको ध्यान रखना है। तो जायद की हो गई 1 मई, और रबी की हो गई 1 जनवरी, और खरीफ की हो गई 10 अगस्त। तो तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरीफ की हो गई 10 अगस्त, रबी की हो गई 1 जनवरी, और जायद की हो गई 1 मई। पटवारी पद का सृजन किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। तो पटवारी पद का सृजन किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया था? तो देखिए पटवारी पहले पटवारी बोलते थे, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज भी पटवारी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में क्या बोलते हैं? लेखपाल बोलने लगे हैं। तो किस मुख्यमंत्री के शासनकाल से जो पटवारी को लेखपाल बोलने जाने लगा? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के शासनकाल के समय से जो है पटवारी को लेखपाल बोला जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है कि भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? देखिए तो गिरदावरी। तो गिरदावरी क्या होता है? भू कृषि रिकॉर्ड होता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए भू राजस्व को वसूली करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? देखिए भू राजस्व, यानी अगर भू राजस्व की बात करेंगे तो भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कहलाता है अमीन, ठीक। आपको ध्यान रखना क्या कहलाता है? अमीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो आप जानते हैं या तो पटवारी, जैसे जहाँ पटवारी बोलते हैं तो पटवारी करेगा, जहाँ लेखपाल बोलते हैं लेखपाल करेगा, लेकिन इस ऑप्शन में क्या दिया? कानून को दिया, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो ये सही है हमारा पटवारी या लेखपाल। कौन करता है खसरा खतौनी तैयार? लेखपाल या पटवारी। अगला क्वेश्चन है खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उल्लेख नहीं होगा। देख लेते हैं। देखो खेतों का क्षेत्रफल हो गया, सिंचाई के स्रोत और फसलों का विवरण। देख खसरा में क्या होगा? खेतों के बारे में, सिंचाई के बारे में ही होगा। तो ऊर्जा का स्रोत ये गलत है, तो ये नहीं पूछा है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। तो खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? तो ऊर्जा के स्रोत का उल्लेख नहीं किया जाता, इसलिए हमें सबसे पहले नहीं बहुत इंपॉर्टेंट देखना पड़ता है कि नहीं पूछ क्या रहा है। तो नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? ऊर्जा के स्रोत का उल्लेख नहीं किया जाता है। गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देख लेते हैं। देखिए गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है सजरा। ये आपको ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? सजरा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए उत्तर प्रदेश में जो है, अगर अधिनियम पूछेगा तो 1953 के अधिनियम। कौन से अधिनियम में? 1953 के अधिनियम में 1954 में योजना प्रारंभ की गई थी। और पूरे भारत में अगर पूछेगा तो पूरे भारत में हो गई थी 1958 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1953 के अधिनियम के तहत 1954 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, और पूरे भारत में 1958 में शुरू की गई थी। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फुट होती थी? तो 165 फुट होती है। तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी फुट होती है? तो 165 फुट होती है। अगला क्वेश्चन है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये होता है 4840। कितना होता है? 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 एकड़ जो है कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये होता है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? देखिए तो मध्य भारत की बात करेंगे तो ये होता है 0.2529 हेक्टेयर। क्या होता है? 0.2529 हेक्टेयर जो है 1 बीघा इतने हेक्टेयर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? 1/20वां भाग अनुपात होता है। क्या होता है? 1/20वां भाग आपको ध्यान रखना है। तो 1/20वां ये आपका हो गया। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और इसका अगली सीरीज जो है जल्दी ही डाल दी जाएगी, प्लीज़ उसको भी देखिएगा। जय हिंद।